Hello students, welcome back. We are going to do our next lecture on why do we fall ill. हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी इन्फेक्शियस डिजीज़ की कि किस तरह से इन्फेक्शियस डिजीज़ हो सकती हैं, किन किन ऑर्गेनिज्म से हो सकती हैं. वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, प्रोटोजोआ है या डिफरेंट काइंड ऑफ वर्म्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस लुक एट वायरसेस. बच्चों वायरस जो होता है इट लिव्स इन होस्ट बॉडी. ठीक है, इसका अपना कोई भी सेल पाथवे नहीं होता. हमने पहले भी पढ़ी है इसके बारे में बात, और इसी वजह से हम इसके बारे में कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते. लेकिन ये होस्ट के अंदर जब भी आता है उसकी मशीनरी को यूज़ करता है. सो इट्स लिव्स इनसाइड होस्ट एंड यूजेस इट्स machinery to reproduce or multiply. कौन कौन सी डिजीजेज हैं जो वायरस से होती हैं बच्चों? पहली आजकल तो बहुत कॉमन, आपको पता ही है, इन्फ्लुएंजा, एड्स, डेंगू, स्वाइन फ्लू, और आजकल हम जो याद कर रहे हैं कोविड-19, ये भी एक वायरल डिजीज़ है, राइट. एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी syndrome. Acquired immunodeficiency syndrome caused by HIV. AIDS जो है it is caused by HIV. What is that? Human immunodeficiency virus. Next we look at bacterial diseases. बैक्टीरिया में क्या है बच्चों? It rarely lives inside host. होस्ट में रहता नहीं, but it multiplies very quickly इन दी होस्ट. यानी कि वो होस्ट बॉडी को अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करता है. वायरस अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए भी ह्यूमन बॉडी या अपने होस्ट को यूज़ करता है. बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करता है. व्हाट आर द डिजीजेस दैट आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? फीवर, कॉलेरा, ट्यूबरक्यूलोसिस दैट इज टीबी, एंथ्रेक्स. एग्ज़ाम में आपको अक्सर पूछा जाएगा नेम 2 डिजीजेस कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, और दे विल आस्क यू दैट ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया और वायरस और वर्म और प्रोटोजोआ और फंगस. दिस इज हाउ द क्वेश्चन विल बी फ्रेम्ड. देन कम्स फंगस और द फंजाई. फंजाई ग्रुप में बच्चों जो बहुत सारी स्किन इन्फेक्शंस हैं वो सब होती हैं. और ये भी इट मल्टीप्लाइज क्विकली इन होस्ट बॉडी, वेरी क्विकली रादर. और इट इज़ अ स्टबन फंगस. फंगस इज अ स्टबन ऑर्गेनिज्म. इट डज नॉट लीव द होस्ट बॉडी वेरी इजीली. जैसे भूत प्रेत चिमड़ जाते हैं ना, उनको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसे ही फंगस भी भूत प्रेतों जैसी ही होती है, वो जाती ही नहीं है. नेक्स्ट वी विल लुक एट प्रोटोजोआस. प्रोटोजोआ में सबसे कॉमन एग्जाम्पल है बच्चों मलेरिया और काला अजार.
और लास्ट हम देखते हैं वर्म्स। वर्म्स जो हैं बच्चों, दे मल्टीप्लाई स्लोली इन होस्ट बॉडी। यही एक खास डिफरेंस है वर्म्स का बैक्टीरिया से या वायरस से। एग्जाम्पल देखिए, इंटेस्टाइनल, एलिफेंटियासिस, ये भी वर्म से ही हो रहा है। इंटेस्टाइनल टाइप वर्म्स कौन से होते हैं? लाइक टेपवर्म, पिनवर्म या फिर एस्कैरिस राउंड वर्म। ये सारे के सारे इंटेस्टाइनल होते हैं, यानी कि पेट में ही घूमते रहते हैं। सो दीज आर दी डिफरेंट काइंड ऑफ वर्म्स दैट कैन इन्फेक्ट ऑर्गेनिजम्स। अब पॉइंट आता है कि हमें इनके बारे में जानना ही क्यों है कि कौन सी बीमारी किससे हुई है, हमें यह लेना देना है। ये ज़रूरी है बच्चों। क्यों ज़रूरी है? बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म or the microorganism causing disease to decide line of treatment। मेडिसिन देंगे क्या, ये जानने के लिए, समझने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि बीमारी हुई किस चीज़ से है। टैक्सोनॉमिकली माने उनके अंदर जो बिनोम है या जो केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से हम बीमार होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज टैक्सोनॉमिक। टैक्सोनॉमिकली all bacterias are closely related to each other than to virus and vice versa। माने बैक्टीरियाज क्या करेंगे, वो टोटली डिफरेंट होगा वायरसेस से। वायरस क्या करेगा बॉडी में, वो टोटली डिफरेंट होगा प्रोटोजोआ से। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स many life processes are similar in bacteria। मतलब बैक्टीरिया एक ही कैटेगरी में क्यों फॉल कर रहे हैं, उनमें कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा। देन बट ये लाइफ प्रोसेसेस जो होते हैं आर नॉट शेयर्ड बट आर नॉट शेयर्ड बाय और शेयर्ड विद viruses, and that is why medicine groups are also different। are different for different causative factor। लाइक आपने देखा होगा एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, एंटी फंगल है ना। हम इस तरह से उसको कैटेगराइज करते हैं कि ये एंटीबायोटिक है, एंटी फंगल मेडिसिन खा रहे हो आप, या आप एंटीवायरल ले रहे हो, ठीक है ना। या आप कहते हो ना कि डीवर्मिंग करनी है। तो ये सारे के सारे मेडिसिन जो हैं अलग अलग कैटेगरी में फॉल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल antibiotics commonly block biochemical pathways important for bacteria। बैक्टीरिया, हमने देखा है कि बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होती है। सो बैक्टीरिया मेक सेल वॉल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। अपने आप को बचाने के लिए प्लांट्स की तरह बैक्टीरिया अपने इर्द गिर्द एक सेल वॉल बना लेता है। और जो एंटीबायोटिक्स होते हैं बच्चों,
blocks this pathway, वो उनकी सेल वॉल को बनने ही नहीं देते. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ पेनिसिलिन, द फर्स्ट एवर नोन एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन जो है वो इस सेल वॉल को बनने ही नहीं देता, तो बैक्टीरिया खुद को प्रोटेक्ट कर नहीं पाता. एज अ रिजल्ट व्हाट हैपन्स, बैक्टीरियल ग्रोथ स्टॉप्स एंड इट डाइज. और हम सोचते हैं कि ह्यूमन एंटीबायोटिक का हमें इतना इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता, बिकॉज ह्यूमन सेल्स डू नॉट मेक सेल वॉल्स. हमारी बॉडी में सेल वॉल्स नहीं बनती है क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स होती हैं. सो इन एंटीबायोटिक्स का नेगेटिव इफेक्ट हमारी सेल्स के ऊपर नहीं पड़ता. करेक्ट, दैट इज़ वाई दे आर सेफ इनफ एंड दे हेल्प्स अस इन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. But some antibiotics work against many species of bacteria. Such antibiotics are called broad spectrum antibiotic. For example, we have example बता देते हैं आपको, though it is not required, but ofloxacin, cefixime, these are बहुत सारी और हैं, but आप सिर्फ एक आध समझ ले तो बहुत है जानने के लिए. बट ये आपके सिलेबस में एज इट इज़ नहीं है, जस्ट फॉर द नॉलेज. बट वायरसेस डू नॉट यूज these pathways at all. So that's why antibiotics do not work on against viral infections. करेक्ट. अब एंटीबायोटिक, तो यहाँ पे इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ जाता है वाई एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क ऑन वायरसेस. तो आपको ये ध्यान रखना है कि एंटीबायोटिक्स सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया पे काम करेंगी. क्यों करेंगी? बिकॉज इट किल दिस बैक्टीरिया बाय प्रिवेंटिंग सेल वॉल फॉर्मेशन. और वायरसेस के ऊपर कोई एक्शन नहीं होता बिकॉज दे लैक सेल वॉल. एक तो इनमें सेल वॉल होती नहीं, एंड अदर biological pathways and other biological pathways. इनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता जिसकी वजह से हम इनकी मेडिसिन्स जल्दी से जल्दी बना नहीं पाते. तो नाउ लेट अस लुक एट कि जो भी आपकी इन्फेक्शियस डिजीज़ेस होती हैं वो स्प्रेड कैसे करती हैं. जो इन्फेक्शियस डिजीज़ेज होती हैं बच्चों, एक व्यक्ति से दूसरे पर्सन में स्प्रेड करती हैं, दे आर कॉल्ड एज कम्युनिकेबल डिजीजेस. सो मैनी माइक्रोबियल एजेंट्स कैन commonly move from an infected person to someone else in a variety of way. Which means they can be communicated Therefore
are called communicable diseases. अब ये स्प्रेड कैसे कैसे कर सकती हैं? What are the modes of spread? देखिए, या तो ये एयर से ट्रांसफ़र होगा, या फिर वाटर से जाएगा, या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट से जाएगा, एंड द लास्ट वन इज थ्रू वेक्टर्स. अब वेक्टर्स जो है वो कुछ भी हो सकते हैं. दीज आर दी एनिमल्स. ठीक, ये क्वेश्चन भी बच्चों बड़ा पॉपुलर है. नेम द डिजीजेस that spread by air या that are airborne diseases. Name the diseases that spread by the contaminated water. So ये important है, ध्यान रखिएगा इसका. So air से spread होने वाली कौन सी है? कोल्ड, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस. वाटर से स्प्रेड होने वाली कॉलेरा, डाइसेंट्री. सेक्सुअल कांटेक्ट से एड्स वाया HIV, एंड देन सिफिलिस. इसके अलावा गोनोरिया भी एक और बीमारी है. वेक्टर बॉर्न कौन सी है? फॉर एग्जाम्पल बाय मॉस्किटोज, लाइक यू हैव मलेरिया. So these are the diseases that can spread by the different modes of communication. हम इनके बारे में देखेंगे. ये हमने ये तो मोटा मोटा तो देख लिया, ये बीमारियाँ होती हैं, लेकिन ये अल्टीमेटली स्प्रेड होती कैसे हैं, व्हाट आर द रीजंस, उसके बारे में भी बात करेंगे. ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले देखते हैं एयर के वाला, कि एयरबॉर्न डिजीज़ कैसे होगी, यानी स्प्रेड बाय एयर. एयर में होता क्या बच्चों? लिटिल ड्रॉपलेट्स दैट ट्रेवल बाय स्नीज और कफ. These are going to person standing or sitting closer to an infected person. हम किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के आसपास खड़े हैं, बैठे हैं, एंड ही और शी स्नीज्ड और कफ्ड, तो उसकी वजह से जो टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं बच्चों, these are breathed in these droplets, or you can say healthy person breathe in these tiny droplets. अब अगर उसने ये टाइनी ड्रॉपलेट लिए तो क्या होगा? द न्यू इन्फेक्शन इन द अदर पर्सन विल बी प्रेजेंट. और ये जगहें कहाँ कहाँ मिलेंगी? मोर क्राउडेड द एरिया, मोर लाइकली टू स्प्रेड एयरबोर्न डिसीजेस. अब आप इसमें जो कोविड का केस है आप वो भी देख सकते हैं. कोविड में भी ऐसे ही है कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू, यानी जो स्नीज या कफ के थ्रू या स्पिटिंग के थ्रू टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं, वो किसी ना किसी दूसरे हेल्दी पर्सन में पहुंच जाते हैं. अनदर इन्फेक्शन हो जाती है. जहां हम भीड़ भड़ाके में खड़े होते हैं वहाँ ही होती है. दैट इज़ वाई वी प्रैक्टिस व्हाट? सोशल डिस्टेंसिंग. What we are wearing mask can prevent it. Washing hands, क्योंकि अगर किसी ने स्नीज या कफ किया है और उसने अपना हाथ आगे रखा था, उसी से आपने हैंडशेक कर लिया, सो यू विल कैरी दैट इन्फेक्शन इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स इन योर हैंड. और वो गंदा हाथ अपने अपने हाथों को मुंह को लगा लिया, सो यू विल बी अनदर पर्सन हु कैन गेट इन्फेक्टेड. सो दीज आर द डिफरेंट मोड्स दैट कैन प्रिवेंट द एयरबोर्न डिजीजेज. सोशल डिस्टेंसिंग, वेयर मास्क, wearing mask लिख सकते हैं आप, washing hands frequently. These are the important tools to prevent the airborne diseases. Then comes water. अब देखिए water borne diseases का क्या पूरा पाथ रहता है.
हाउ वी गेट इन्फेक्टेड बाय द कंटेमिनेटेड वाटर. देखिए, एक्सक्रीटा फ्रॉम समवन suffering from an infectious disease excreta from someone suffering from an infectious gut, for example cholera. यानी what is this, we are talking about stool. यानी किसी ने ओपन डिफिकेशन किया है, ठीक है, और वो पानी में मिक्स हो गया है. ठीक, इट मिक्सेस विद वाटर और द ड्रिंकिंग वाटर. ठीक है. समटाइम्स देखिए, ओपन डिफिकेशन को रोकने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था कि जितना भी ओपन डिफिकेशन होगा रेन वाटर के साथ, इट कैन ट्रैवल टू द ड्रिंकिंग वाटर. दूसरी कंडीशन क्या है, एनी काइंड ऑफ लीकेज इन सीवरेज दैट कॉजेज द मिक्सिंग अप ऑफ ड्रिंकिंग वाटर विद दैट सीवेज वाटर, दैट कैन कॉज द वाटर टू बी कंटामिनेटेड विद बैक्टीरियाज और एनी अदर इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म. अब ये जो गंदा पानी बन गया है, व्हाट इज़ हैपनिंग, जितना भी पानी के साथ ये सारा मिक्स हुआ है विद वाटर, इट विल एंटर इनटू न्यू होस्ट. This contaminated drinking water, when taken by healthy person with water into the, it bacteria enter into water or any organism, it will enter into water with water into the host, and this causes disease. In case of unsafe ड्रिंकिंग वाटर. एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, ये डाइसेंट्री, कॉलेरा, ये दो बीमारियां आपको याद रखनी है यहाँ. नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. इट इज़ क्वाइट एक्सपेक्टेड बच्चों की एग्ज़ाम में एयरबॉर्न डिजीज़ के बारे में आपको लिखने के लिए आ जाए बिकॉज ऑफ द करंट सिनेरियो ऑफ कोविड. तो एयरबॉर्न डिजीज़ को बहुत अच्छे से कीजिएगा. वाटरबॉर्न डिजीज़, देन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. डिजीज़ डू नॉट स्प्रेड बाय कैजुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट, यानी किसी को हैंडशेक करने से या किस करने से, ठीक है, इन चीज़ों से, या उनके साथ कोई इक्विपमेंट्स शेयर करने से, या खाना साथ में बैठने खाने से ये डिजीज़ नहीं होती. सो डिजीज़ डू नॉट स्प्रेड बाय कैजुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट लाइक हैंडशेक, हग्स, स्पोर्ट्स और टचिंग. इन चीज़ों से ये चीज़ें स्प्रेड नहीं करती. these diseases spread only on close sexual contact. For example, AIDS virus spread by sexual act or blood to blood contact. It also spreads from mother to baby during pregnancy. और लैक्टेशन, माने जब मदर बेबी को फीड देती है तो उस समय भी ये वायरस जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है. राइट. लास्ट हम देखते हैं बच्चों वेक्टर. वेक्टर कुछ भी हो सकते हैं, एनी काइंड ऑफ एनिमल टू एनिमल्स कैन कॉज डिजीज इन ह्यूमन्स, या एनिमल
डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग को बीमारी दे सकते हैं, या एनिमल से किसी वेक्टर के पास पहुंचेगी जिसको वो अफेक्ट नहीं करेगा एंड देन इट रीचेस ह्यूमन, या फिर ह्यूमन है उसमें एक वेक्टर आएगा और फिर ह्यूमन होगा। जो वेक्टर्स होते हैं बच्चों आर अनअफेक्टेड बाय द ऑर्गेनिजम्स, उनको कुछ नहीं होता। और डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, डिजीज कॉजिंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वेक्टर को कोई अफेक्ट नहीं करते, या तो डायरेक्टली एनिमल से डिजीज ह्यूमन बींग्स में आती है, या एनिमल टू वेक्टर एंड देन टू ह्यूमन। फॉर एग्जांपल, सबसे प्राइम एग्जांपल है आपके पास मॉस्किटोज की, दैट कॉजेस मलेरिया। या आप ये भी कह सकते हो वेक्टर्स क्या होते हैं बच्चों, दे एक्ट लाइक एन इंटरमीडिएटर, ठीक। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों कि कौन से ऑर्गन में डिजीज होगी, ये कैसे पता चलता है, या फिर मोड ऑफ ट्रांसफ़र से क्या हम बता सकते हैं कि कौन सी बीमारी किस पार्ट को अफेक्ट करेगी बॉडी के। लाइक हेडिंग लगाते हैं कि ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस, माने सिम्टम्स हमें क्या मिलेंगे, ऑर्गन किस ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा। वंस माइक्रोब्स enter body, where do they go? So where do they go? Before we proceed with the organ specific और tissue specific manifestation, एक बार फिर देख लेते हैं कि means of spread क्या था, किन किन organisms के साथ ये diseases होती हैं। So just take a quick recap ताकि दिमाग में हो जाए हमारी सेट चीज़ें। कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से डिजीज़ होती है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ या वर्म्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं। देन वी डिस्कस कि वायरसेस से कौन सी डिजीज़ होती हैं, वायरस कैसे काम करते हैं, कौन कौन सी डिजीज़ होंगी, देन बैक्टीरिया से कौन सी होंगी, फंगस से क्या होगा, प्रोटोजोआ से क्या होगा, वर्म से किस तरह की डिजीज़ इनपुट होती हैं। हमें क्यों जानना है कि किस ऑर्गेनिज्म की वजह से डिजीज़ हुई है, ताकि हम उसका एक करेक्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकें कि उसको क्या मेडिसिन दी जाए। फिर हमने इम्पॉर्टेंटली बात की कि एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल में क्या डिफरेंस है। एंटीबायोटिक उन्हीं जगह पे काम करेगी जहाँ बैक्टीरिया होगा, क्योंकि बैक्टीरिया अपने आगे प्रोटेक्शन के लिए एक सेल वॉल बना लेता है और उस सेल वॉल को हम बनने नहीं देते, दैट इज़ द रोल ऑफ एंटीबायोटिक। वायरसेस में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होती, ना तो उसके पास सेल वॉल है, ना ही कोई अदर बायोलॉजिकल पाथवेज होते हैं जिससे कि हम रोक सकें, ब्लॉक कर सकें और फिर वायरसेस का काम ख़त्म हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वायरसेस बस बॉडी में आते हैं, अपना एक्शन शो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन बाय द कोर्स ऑफ उनकी जो लाइफ स्पैन होता है विद इन द बॉडी वो 10-15 डेज़ का लगभग रहता है। सो तब तक वो तंग करते हैं। उसके बाद अगर पेशेंट किसी भी इंसान के अंदर इम्यूनिटी कम होगी तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाती हैं या कोई और इन्फेक्शन हो जाती है। लेकिन वायरल डिजीज़ की वजह से कभी भी डेथ नहीं होती, मोस्ट ऑफ द टाइम कोई ना कोई और इन्फेक्शन ऐड हो जाता है। सो वायरसेस तो 10-15 डेज़ में एनीवे चले ही जाते हैं, लेकिन उन 10-15 डेज़ में हमें कोई भी ज़्यादा नुकसान ना हो उसकी हमें तैयारी रखनी पड़ती है। फिर हमने देखा ये ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक से दूसरी जगह स्प्रेड करते कैसे हैं। देन वी टॉक अबाउट एयर से, वाटर से, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या किसी भी वेक्टर फॉर्म से ये एक जगह से दूसरी जगह या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में या फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन्स या ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र हो सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन से बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआस, वर्म्स एंड फंजाइज। मोड ऑफ ट्रांसफ़र क्या है, ये 4 ही हैं, दैट इज़ एयर, वाटर, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड वेक्टर्स। और अब हम बात करेंगे कि जब ये बैक्टीरिया, वायरसेस हमारे बॉडी के किसी पार्ट को अफेक्ट करते हैं तब क्या होता है। ठीक है, जैसे माइक्रोब बॉडी के एंटर कर गया, बाय जस्ट लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ कोविड ओनली। कोरोना का वायरस जो है वो बॉडी के अंदर एंटर कर गया,
कर गया तो क्या करेगा, वो कहाँ जाएगा, है ना, वो डिपेंड करेगा कि वो कैसे अंदर आया है बॉडी के, ठीक है। सो वेयर डू दे गो, इट डिपेंड्स अपॉन रूट ऑफ एंट्री। मुंह से आया है, नाक से आया है, आँख से आया है, कान से आया है, स्किन से आया है, उन सब पे डिपेंड करेगा कि बीमारी में सिम्टम्स आपको क्या मिलेंगे। तो सबसे पहला देखते हैं फ्रॉम एयर, जो स्प्रेड वायरस का, बैक्टीरिया का, प्रोटोजोआ का, वर्म्स का, कोई भी एनी माइक्रोब जो एयर से ट्रैवल कर रहा है, वो कहाँ से एंटर करेगा, दो मोड्स हैं उसके एंटर करने के, या तो उसका मोड है नोज़ या उसका मोड होगा माउथ। मैं आपको ये एक एग्जांपल बताती हूँ, बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। कोविड का केस लेते हैं, हम कह रहे हैं कि वो अगर नोज़ के थ्रू जाएगा तो नोज़ से वो कहाँ पहुँचेगा, आपकी चेस्ट में पहुँचेगा। अगर चेस्ट में पहुँचेगा तो आपको चेस्ट की प्रॉब्लम्स होंगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, जुकाम होगा, खांसी होगी। अगर वो माउथ से जाएगा तो क्या होगा, पेट में जाएगा, तो आपको लूज मोशंस हो सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है। एंड इंटरेस्टिंगली अभी तक जितने भी पेशेंट्स आ रहे थे या लोग आ रहे थे जिन्हें कोरोना से प्रॉब्लम थी, वहाँ पर नाक से मोड ऑफ ट्रांसफ़र था, यानी छींक, जुकाम, सांस लेने में दिक्कत, चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब क्या हो रहा है, अब मोड चेंज हो गया है, अब वो माउथ के थ्रू भी ट्रैवल कर रहा है। सो इसीलिए अब मोस्ट ऑफ द लोगों में हमें क्या मिल रहा है, उनको लूज मोशंस लग रहे हैं, पेट में तंगी हो रही है, इस तरह के सिम्टम्स भी मिल रहे हैं। सो दिस इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ वायरस दैट इज़ एंटरिंग फ्रॉम एयर थ्रू नोज और माउथ इन दी बॉडी। अगर नोज से कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी माइक्रोब नोज से ट्रैवल करता है बच्चों, इट लाइकली गो टू, नॉट ऑलवेज, क्योंकि नोज़ के साथ जाने के बाद एक कॉमन ओपनिंग होती है हमारी बॉडी में कि वो पेट में भी जा सकता है और लंग्स में भी जा सकता है, बट लाइकली यानी मोस्टली इट गोज टू लंग्स। सो फॉर एग्जाम्पल टीबी का बैक्टीरिया या निमोनिया का बैक्टीरिया, ठीक है, ये सारे के सारे एयरबॉर्न हैं। इवन आपका फ्लू, आपका कोल्ड, ये सब नोज़ से ट्रैवल होने वाले हैं। ये बैक्टीरियल डिजीजेज होगी जो नोज से ट्रैवल कर रही हैं, दीज आर द वायरल डिजीजेज दैट आर ट्रैवलिंग। सो देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वायरस ही नाक से घुसेगा, एनी ऑर्गेनिज्म कैन मूव। राइट, देन कम्स टू द माउथ। माउथ से जब आता है तो लाइकली इट गोज टू गट। गट क्या है बेटा, आपकी इंटेस्टाइन्स या स्टमक, यहाँ पे आके वो बैठ जाएगा ये बैक्टीरिया। और एग्जाम्पल देखिए, सबसे प्राइम इसकी क्या है, टाइफॉइड। टाइफॉइड एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है, कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बट इसका मोड ऑफ ट्रांसफ़र क्या है, एयर। कहाँ पहुँचता है, स्टमक में या इंटेस्टाइन्स में, एंड कॉजेस टाइफॉइड। बुखार है, लेकिन कैसा, बैक्टीरियल बुखार है, मोड ऑफ ट्रांसफ़र एयर है उसका। सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कि बॉडी में कौन सा माइक्रोब कहाँ पहुँचा है और कैसे ट्रैवल किया था, उसके हिसाब से हम उसकी डिजीज़ की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट निकालते हैं। सिमिलरली आप देखिए, वी हैव जॉन्डिस। जॉन्डिस बच्चों, इट इज़ कॉज्ड बाय वायरस। और ये देखो, जॉन्डिस कहाँ हो रहा है, लिवर में हो रहा है, इट इज़ अफेक्ट्स लिवर, जॉन्डिस। टाइफाइड क्या करता है, टाइफाइड पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है, बुखार है ना, पूरी की पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है टाइफाइड। लेकिन पैदा कहाँ से हुआ बीमारी है, ये पैदा हुई है इंटेस्टाइन्स के अंदर। कहाँ से क्यों आई है, क्योंकि बैक्टीरिया माउथ के थ्रू पेट में पहुँच गया था। देन वी टॉक अबाउट वायरसेस। वो वायरसेस दैट ट्रैवल बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, वायरसेस बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। अब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से जो वायरसेस होते हैं बच्चों, ठीक है, उसकी प्राइम एग्जांपल है आपके पास HIV। HIV का वायरस जो होता है, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसको ह्यूमन इम्यूनो वायरस नहीं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के नाम से जानते हैं। एंड दिस वायरस जो है वो कहाँ पहुँचता है बच्चों, ये पहुँचता है लिम्फ नोड्स में, इन
लिम्फ नोड्स, और लिम्फ नोड से फिर ये ट्रैवल करता है पूरी बॉडी में। वायरस पहले लिम्फ नोड में पहुंचा और लिम्फ नोड से पहुंचा कहाँ, पूरी की पूरी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट मोड देखते हैं हम लोग, वाया ब्लड, यानी फ्रॉम ब्लड। देखो मॉस्किटो आया, उसने बाइट किया, बाइट करने के बाद जो मॉस्किटो के अंदर से, ये मॉस्किटो क्या है, इट इज़ अ वेक्टर। मॉस्किटो बाइट करता है और माइक्रोब को लिवर में पहुंचा देता है, और लिवर में क्या है बच्चों, आरबीसीज, आरबीसीज की फॉर्मेशन हो रही है। लिवर में आरबीसीज की फॉर्मेशन हो रही है, ये आरबीसीज को तोड़ना शुरू कर देता है। सो मलेरिया के अंदर आपके आरबीसीज टूटते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव जापानीज फीवर, एनसेफेलाइटिस, यू हैव ब्रेन फीवर। ब्रेन फीवर को बच्चों मेनिंजाइटिस बोलते हैं। और ये जो ब्रेन फीवर होता है डेफिनेटली इट इन्फेक्ट्स ब्रेन, करेक्ट। सो दीज आर द 3 different modes of transfer or of the bacteria or the microbes into the body into different track। और कौन सा बॉडी का ट्रैक है ही नहीं कोई। मॉस्किटो जो बाइट हो रही है वो कहाँ हो रही है, स्किन पे हो रही है। माउथ और नोज और माउथ, ये डिफरेंट मोड्स है। अनदर वन इज अ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट फ्रॉम योर जेनिटेलियाज, जेनाइटल्स। अब हमने पढ़ा था साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। बच्चों साइन एंड सिम्टम डिपेंड करेगा विच ऑर्गन इज अफेक्टेड। साइन एंड सिम्टम डिपेंड्स ऑन टिश्यू और ऑर्गन इन्वॉल्व, क्योंकि उसका काम क्या है वही तो अफेक्ट होगा। जैसे लंग्स में पहुंचा तो लंग्स का काम क्या है, ब्रीदिंग, तो ब्रीदिंग अफेक्ट होगी। स्टमक का काम क्या है, डाइजेशन, तो डाइजेशन अफेक्ट होगा, करेक्ट। सो जिस हार्ट में गया तो हार्ट का फंक्शन अफेक्ट हो जाएगा। सो इट डिपेंड्स कि वो कहाँ पहुँच रहा है, जहाँ पहुँचेगा वहाँ का फंक्शन अफेक्ट हो जाएगा, वही आपको सिम्टम्स मिलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, लंग्स हैं। लंग्स में सबसे पहला आसान एग्जाम्पल है आपका कफ और ब्रेथलेसनेस, सांस नहीं आता। लिवर में देखिए, लिवर का काम क्या है, ब्लड को बनाना। तो लिवर इफेक्ट हुआ तो जॉन्डिस हो गया। जॉन्डिस में कैसा होता है रंग, येलो बॉडी हो जाती है, क्योंकि आरबीसीज बनते नहीं, बनते हैं तो टूटते रहते हैं, करेक्ट। अगर ब्रेन में जाएगा तो ब्रेन के सारे काम अफेक्ट हो जाते हैं। लाइक आपको हेडेक रहता है, ये भी ब्रेन का सिम्टम है। वॉमिटिंग, नॉट ओनली ब्रेन बट येस, ब्रेन अफेक्टेड होगा तो ये सिम्टम्स आएंगे। हेडेक है, वॉमिटिंग है, फिट्स हैं, फिट्स तो आपने पता सुना होगा, सीजर्स यानी दौरे, है ना। वॉमिटिंग है या अनकॉन्शियस हो जाते हैं हम लोग। दिस ऑल आर बिकॉज ऑफ व्हेन सिम्टम्स अफेक्ट ब्रेन। सो अकॉर्डिंग टू द ऑर्गन इन्वॉल्व्ड आपको साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे, कैन बी इमेजिन्ड। अब ये ज़रूरी नहीं कि सिम्टम्स आएंगे तभी हम इलाज शुरू करेंगे या कोई ट्रीटमेंट देंगे। अगर हमें ये पता चल जाए कि ये इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहा है या ये इन्फेक्शन पॉसिबल है इस तरह से ट्रैवल करके बॉडी में एंटर किया है, या तो माउथ से या तो नोज से या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, सो अकॉर्डिंगली हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होगा और वहाँ कैसे सिम्टम्स आएंगे। उसके लिए हम पहले ही एक प्रिवेंटिव मेजर्स लगा देते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एट द सेम टाइम कहीं से भी बॉडी में कोई भी ऑर्गेनिज्म आ जाए, कुछ कॉमन चीज़ें हमें मिलती हैं। व्हाट आर दैट कॉमन फैक्टर्स? कॉमन इफेक्ट्स अपार्ट फ्रॉम ऑर्गन बेस्ड sign and symptoms are due to activated immune system
ठीक है, उसमें होता क्या है, देखिए जब भी आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, बहुत सारे सेल्स जो हैं फाइट करने के लिए चले जाते हैं। मेनी सेल्स टू द अफेक्टेड साइट, many cells to the affected sites are sent। यानी एक सिस्टम है हमारा, डिफेंस का सिस्टम है हमारा। अगर हमारी बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन आ गया है तो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म सब सारे बहुत सारे सेल्स को वहाँ भेज देता है। जस्ट लाइक इंडिया ने क्या किया, चाइना बॉर्डर पे बहुत सारे हमारे जो आर्मी पर्सोनल्स हैं उनको डिप्यूट कर दिया है। इसी तरह से हमारी बॉडी बहुत सारे सेल्स वहाँ डिप्यूट कर देती है, जिनका काम क्या होता है, टू किल माइक्रोब्स, यानी कि टू किल दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जब भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल किए जाएंगे तो इन्फ्लेमेशन हो जाता है बच्चों। जस्ट लाइक द इंडियन आर्मी व्हेन इज गोइंग टू किल द चाइनीज आर्मी और द पाकिस्तानी आर्मी विच आर गोइंग टू इंट्रूड इनटू आवर कंट्री, तो व्हाट विल हैपन, ऑब्वियसली देयर विल बी डेड बॉडीज। दीज डेड बॉडीज आर गोइंग टू कॉज इन्फ्लेमेशन, यानी जहाँ पे ये माइक्रोब मरेंगे और कुछ हमारे सेल भी इफेक्ट होंगे, जहाँ पर ये दोनों चीज़ें इकट्ठी होते हैं वहाँ उनको इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता है। इन्फ्लेमेशन में यूजुअली में क्या मिलता है बच्चों, एक तो वहाँ लोकल स्वेलिंग मिलेगी आपको, स्वेलिंग मिलती है, पेन मिलता है आपको, यानी वहाँ छूने पे दर्द होगा, एंड फीवर विल बी देयर, बुखार आ जाएगा। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेशन इन केस ऑफ एक्टिवेटेड इम्यून सिस्टम। एक और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, हम देखते हैं HIV एड्स का। व्हाट हैपन्स हेयर, HIV का वायरस जो बॉडी में आता है, इट डैमेजेस द फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। उसे अपना काम ही नहीं करने देता। एज अ रिजल्ट बॉडी कैन नो लॉन्गर फाइट विद इन्फेक्शंस। जब हमारा इम्यून सिस्टम काम ही नहीं कर रहा, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म काम ही नहीं कर रहा, हाउ वी विल सेंड आवर सेल्स टू द इफेक्टेड टिश्यू, हम नहीं भेज सकते। सो बॉडी कैन नो लॉन्गर फाइट विद इन्फेक्शंस ऑफ एवरी डे लाइफ। रोज़ रोज़ जो हमारी बॉडी में वियर एंड टीयर हो रही है उसके अगेंस्ट भी हम काम नहीं कर पाते। वॉट हैपन्स देन एंड अ कॉमन कोल्ड, सिंपल सा खांसी जुकाम भी हो जाए ना, वो निमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज़ अ निमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके अलावा आप देखोगे माइनर गट इन्फेक्शन, यानी कि जो सिंपल सी हल्का सा पेट में कुछ एसिडिटी हुई, पेट में खराबी हुई, वो भी जाके किस में कन्वर्ट कर देता है, डायरिया में या फिर ब्लड लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे में जब और एक के ऊपर एक इन्फेक्शंस होती रहती हैं, सो दीज आर कॉल्ड एज सुपर एडेड इन्फेक्शंस। और ये सुपर एडेड इन्फेक्शन जिससे हम फाइट नहीं कर पा रहे हैं कैन किल द पर्सन और द इन्फेक्टेड पर्सन। जो इंसान या व्यक्ति जिसको कि ये HIV एड्स हो जाता है वो वायरस से नहीं मरता बच्चों, वो उस वजह से मरता है क्योंकि उसकी बॉडी बहुत सारी इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट कर ही नहीं पाती है, राइट। और अब हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है ना बच्चों, वो डिसाइड, और वैसे भी जो इम्यून सिस्टम है ना वो डिसाइड करता है कि कितनी आर्मी हमने डिप्यूट करनी है। सो इम्यून सिस्टम डिटरमिन्स नंबर ऑफ माइक्रोब्स। इम्यून सिस्टम डिटरमिन करता है कि कितने माइक्रोब्स वहाँ पर हैं और हमें क्या एक्शन लेना है। अगर तो इनका नंबर कम हुआ, लेस हुआ, इफ़ लेस नंबर है तो व्हाट विल हैपन, डिजीज़ के जो साइन एंड सिम्टम्स होंगे दे मे बी माइनर, सिंपल होंगे, सिंपल दवाई करने से बात बन जाएगी। लेकिन अगर ये माइक्रोब्स ज़्यादा हुए, सो व्हाट विल हैपन, डिजीज़ विल बी सिवियर।
डिजीज विल बी सिवियर और लाइफ थ्रेटनिंग, डेंजरस हो सकती है, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, ठीक है। सो द इम्यून सिस्टम डिटरमिन्स अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ द माइक्रोब्स इन बॉडी, हमारी बॉडी में कितने माइक्रोब्स हैं उस पर डिपेंड करेगा हमारे इम्यून सिस्टम का एक्शन क्या होगा। जस्ट लाइक चाइना की आर्मी कितनी है उस पर डिपेंड करेगा इंडिया का एक्शन क्या होगा, हाउ टू सेव द कंट्री। तो फिर देखते हैं कि अगर इनका ट्रीटमेंट करना हो हमें किसी भी ह्यूमन बीइंग का, तो हम लोग क्या ध्यान रखेंगे, व्हाट शुड बी द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट, व्हाट शुड बी द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। सबसे पहली चीज़ हमें देखना होता है बच्चों कि क्या सिम्टम ऐसा है जो इंसान को या इन्फेक्टेड पर्सन को तंग कर रहा है, ठीक है। दैट इज़ वाई वी कॉल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। जो सिम्टम्स हैं, व्हाट इज सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, ट्रीटिंग द सिम्टम्स अराइजिंग। फॉर एग्जाम्पल हेडेक हुआ, हमने क्या किया, सिर दर्द की गोली खा ली, लूज मोशंस लगे, मोशंस को रोकने की गोली खा ली, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट इज द सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। सो टू रिड्यूस द सिम्टम्स, लाइक इन्फ्लेमेशन, वहाँ सोजिश है, दर्द है, तो हम क्या करते हैं, दर्द की गोली खा लेते हैं, है ना। आपने सुना ही होगा पैरासीटामोल बुखार के लिए खा लेते हैं, दर्द के लिए हम लोग डिक्लोफिनेक खा लेते हैं। सो दीज आर द फ्यू नेम्स ऑफ द मेडिसिन जो आप खा लेते हैं। कॉम्बीफ्लेम खाते हैं आप, दैट इज़ अगेन द सेम मेडिसिन। कॉम्बीफ्लेम तो आप सब ने सुना होगा, आई एम श्योर, ठीक है। सो दीज आर ऑल दी सिम्टोमेटिक, ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये सिर्फ उन सिम्टम्स को कम करने का तरीका है, ठीक। ट्रीटमेंट क्या है, किलिंग माइक्रोब्स, यानी कि पॉजिटिव फैक्टर को अगर हम हटा दें तो हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी। सो एक मेडिसिन आपको दे दी सिम्टम्स को कम करने की, और दूसरी मेडिसिन हम देते हैं कैसे, माइक्रोब को मारने की। अब कौन सा माइक्रोब तंग कर रहा है वो डिसाइड करना पड़ेगा हमें, कि वायरल डिजीज़ है या बैक्टीरियल है, प्रोटोजोआ है, फंगस है, या फिर कोई वेक्टर है, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। हमें इन सब चीज़ों पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए अपना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करना पड़ता है। सो these different biochemical processes in different organisms। अब डिफरेंट है तो पक्की बात है हमें इलाज भी डिफरेंट ही करना है। सो वी चूज ड्रग्स टू ब्लॉक some specific biochemical processes और पाथवे। जैसे बैक्टीरिया के केस में हमने बोला सेल वॉल ना बने तो वो मर जाएगा। प्रोटोजोआ में क्या होगा, आप उसको मल्टीप्लाई नहीं होने दोगे। वेक्टर के अंदर क्या होगा, आप उस ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए अगेन फर्स्ट थिंग आप उसकी मल्टीप्लिकेशन को रोकोगे, एंड देन यू विल आइडेंटिफाई विच पर्टिकुलर पाथवे वी कैन ब्लॉक ईजीली। फंगस में भी बहुत मुश्किल होता है ऐसा करना, इसीलिए आई टोल्ड यू दैट इट इज़ अ स्टबन ऑर्गेनिज्म, बहुत जल्दी बॉडी से जाता नहीं है, बार बार एग्जिस्ट करता है। जैसे हमने एग्जांपल की थी एंटीबायोटिक्स की, तो हम बहुत सारे एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, मैंने आपको अभी बताया था। सेफेक्सिम हो गया, ओफ्लॉक्सासिन हो गया, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, ऐसे बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं। दूसरा आप देखो, इन केस ऑफ मलेरिया हम एक मेडिसिन यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज क्लोरोक्विनीन। हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे कि ये क्या क्या करती हैं, बिकॉज कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जिनमें हम लोग नर्वस पाथवे रोक रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, जैसे हमने डाइवर्सिटी में पढ़ा है, उसके पास कौन सा सिस्टम डेवलप हो चुका है, हम उसी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। मान लीजिए यू हैव एन ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हो चुका है, तो हम कोशिश करते हैं ऐसी मेडिसिन देने की
जिसके अंदर उसका सर्कुलेटरी सिस्टम काम ना करे। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा, आप ये देखिए, जो आपकी आती है ना, व्हाट डू यू से, रैट पॉइजन आती है। रैट पॉइजन इज़ अ न्यूरोटॉक्सिन, माने वो उसके दिमाग को की बस जो नसें होती हैं, आई मीन जो ब्लड वेसल्स होती हैं, नॉट द न्यूरोटॉक्सिन, वैसोडाइलेटर होता है, यानी ब्लड वेसल्स को इतना ज़्यादा फैला देता है, ब्लड को इतना पतला कर देता है कि उसके अंदर हेमरेज हो जाता है उसके ब्रेन में। सो इट इज़ वेरी मच डेडली पॉइजन इन केस ऑफ रैट पॉइजन। ऐसे ही आपने शायद सुना होगा एक लक्ष्मण रेखा, जो चींटियों के लिए, एंट्स के लिए यूज़ की जाती है, दैट इज़ अगेन अ न्यूरोटॉक्सिन। सो वी आर यूजिंग सो मैनी थिंग्स, ये बहुत सारे तरीक़ों से काम करती हैं। सो हम उसके डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। वी जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि हमें क्यों इन सब के बारे में जानना है, बिकॉज एवरी ऑर्गेनिज्म विल हैव a different medicine to block a specific biochemical process, to stop any specific biochemical process or pathway। ठीक है जी। मगर वायरसेस में थोड़ा मुश्किल होता है, बट वायरसेस हैव a few biochemical process और nil, बहुत ही थोड़े, और उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है बिकॉज उनका पैटर्न चेंज होता रहता है of their own, because they use machinery of host and it is hard to find। बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, to find antiviral medicines, why antiviral medicines cannot be found easily। So because they do not have any specific biochemical processes of their own, that is why it is hard to find the antiviral medicine। But some success has been achieved in viruses too। जैसा कि आप करंट सिनेरियो में देख रहे हो, बहुत सारी रिसर्चेस चल रही हैं, और HIV से रिलेटेड भी काफ़ी रिसर्च चल रही है। They are trying to make certain medicines for these viral diseases which are deadly। अब हमें ये मालूम है कि बहुत सारी ऐसी डिजीज़ेज हैं जिनका कि हम लोग ट्रीटमेंट कर ही नहीं पा रहे। सो ऐसा क्या करें कि बॉडी में ये आए ही नहीं। सो दैट इज़ व्हाट इज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन। बीमार हो ही ना, बीमार नहीं होंगे तो दवाई खाने का चक्कर ही नहीं पड़ेगा। सो हाउ वी कैन प्रिवेंट आवर बॉडी फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड। देखिए, there are limitations in dealing with diseases by treatment। हम बहुत सारी बीमारियों का इलाज नहीं कर सकते हैं। सो लिमिटेशंस क्या क्या है ये? सबसे पहली लिमिटेशन तो ये है बच्चों, इफ़ बॉडी फंक्शन are damaged, it may not recover। हो सकता है कि रिकवर ही ना करे। कितने बड़ी मुश्किल है। मतलब ये कि आपने मेडिसिन तो खा ली, आप थोड़ा ठीक भी हो गए, मगर यू कैन नॉट गो बैक टू योर ओरिजिनल कंडीशन। आप आज वैसा काम नहीं कर सकते जो पहले आप डिजीज़ होने से पहले करते थे। दूसरी चीज़ देखिए, जो ट्रीटमेंट बच्चों कराते हैं विल टेक सम टाइम, कुछ ना कुछ टाइम तो उसको चाहिए रिकवर करने के लिए। आपको जितनी देर आप रहेंगे आपको घर में रहना पड़ेगा। सो नीड टू बी ऑन बेड और एट होम फॉर द ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कि आपको घर के अंदर रहना पड़ेगा। ये भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम है क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हमारे रुक जाएंगे। नंबर 3, पर्सन सफरिंग can act as a source of spread of infection। पर्सन सफरिंग कैन एक्ट, पक्की बात है, एक इंसान बीमार है तो दूसरे किसी और को भी हो सकता है बीमारी, है ना। और नंबर 4, फाइनेंशियली इट कैन बी ड्रेनिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे आपको उस इलाज के ऊपर। सो इट इज़ ऑलवेज सेड दैट
प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है दैट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। तब आपको ये बताना है कि अगर हम प्रिवेंशन नहीं करते और बीमार हो जाते तो इन 4 पॉइंट्स को लिखना है आपको। एंड देन व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रिवेंशन। पक्की बात है ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, फाइनेंशियली भी आप सिक्योर रहेंगे, यू विल बी हैप्पी एंड हेल्दी। सो दिस अ शॉर्ट नोट ऑन प्रिवेंशन इन बेटर देन क्योर में आप ये 4 पॉइंट्स लिख कर आएंगे। अब प्रिवेंशन करनी कैसे है, हाउ टू डू प्रिवेंशन और हाउ टू प्रिवेंट। सबसे पहला है बच्चों जनरल। 2 मेथड है, एक जनरल मेथड है और दूसरा है स्पेसिफिक मेथड। जनरल तो है सिंपल विच इज रिलेटेड टू प्रिवेंटिंग एक्सपोजर। जैसे आजकल हम सभी को कहते हैं, है ना, हैंड सैनिटाइज कीजिए, मास्क पहनिए, जितना कम हो सके बाहर निकलिए और एक दूसरे से डिस्टेंस रखिए। दिस इज़ व्हाट जनरल प्रिवेंशन दैट वी कैन टेक केयर ऑफ। स्पेसिफिक में क्या है बच्चों, मोड ऑफ इन्फेक्शन। स्पेसिफिक इज बेस्ड ऑन मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या था हमारे पास मोड ऑफ इन्फेक्शन, एयर था। अब एयर में क्या है, बेटर वेंटिलेटेड एरियाज, और लिविंग कंडीशंस, एंड अवॉइडिंग क्राउडेड एरियाज। करेक्ट। वाटर के लिए आप प्रिवेंशन क्या करते हो, जब बारिशें आ रही हैं, अब बारिशें शुरू हो गई, मानसून शुरू हो गया है, सो आपको बार बार कहा जाएगा पानी जो है पीने का उसको बॉईल करके पीजिए। सो सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सबसे पहली प्रिवेंशन ही यही है, पानी अच्छे से उबाल के या उसको क्लोरीन से क्लीन करवा के या ट्रीटेड प्लांट वाटर ही लेना चाहिए। ठीक है, ट्रीटिंग वाटर टू किल कॉन्टैमिनेशन। आपने देखा होगा आपके आसपास सोसाइटीज़ के अंदर जो है वाटर टैंक की क्लीनिंग की गई होगी, वहाँ क्लोरीन डाला गया होगा टू डिसइंफेक्ट वाटर, ताकि वो पानी सेफ हो जाए। दूसरा क्या है, वेक्टर बॉर्न। अब देखो आपको मालूम है कि मक्खी से, मच्छर से ये इन्फेक्शन स्प्रेड होती हैं बहुत सारी। सो वी नीड टू क्लीन द एरियाज। सो क्लीन एनवायरनमेंट इज़ द प्रिवेंशन फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। फॉर एग्जाम्पल देखिए हम कहते हैं ना, नॉट टू अलाउ water to log in, या not allowing, better would be not allowing water logging। फिर हम क्या करते हैं कि एसीज एंड कूलर, हमें क्या कहा जाता है कि कूलर के अंदर पानी नहीं खड़ा होने देना है, अगर है तो उसमें कैरोसिन ऑयल का 1 टीस्पून डाल दीजिए, है ना। क्लीन द वाटर, क्लीन एवरीथिंग अराउंड यू, डू नॉट अलाउ वाटर टू स्टैग। जहाँ अगर गीला सामान है या गड्ढे हैं तो उनको मिट्टी से भर दीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हो नो पिट्स अराउंड। देन यू कैन से रेगुलर क्लीनिंग ऑफ और डिस्पोजल ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट अपने आसपास इन चीज़ों, या गार्बेज कलेक्शन बाय, ये भी लिख सकते हो, गार्बेज कलेक्शन बाय पब्लिक सर्विस। So these are the few examples how we can prevent the vector-borne diseases. Ultimately अगर किसी एक वन सिंगल लाइन में हमें प्रिवेंशन बतानी है तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, पब्लिक हाइजीन। पब्लिक हाइजीन इज द की टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस। आप देखोगे हर जगह पे सैनिटाइज़र रखा हुआ है, हर शॉप के बाहर, हर स्कूल के बाहर, हर इवन आप कहीं किसी वेंडर के पास जाते हुए हैविंग अ सिंपल स्टॉल, उसने भी आपके पास यहाँ सैनिटाइज़र रखा होगा।
बिकॉज पब्लिक हाइजीन इज द की टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन. तो हम कह सकते हैं कि जनरल प्रिंसिपल्स में फॉर प्रिवेंशन, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन में क्या लिख सकते हैं? दैट इज प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड फॉर एवरीवन, क्योंकि हमने पढ़ा था जिसकी इम्यूनिटी लो होती है उसे हेल्दी फूड नहीं मिलता, इसीलिए उसकी इम्यूनिटी लो होती है. सो अगर प्रॉपर फूड मिलता है तो दिस विल हेल्प टू इम्प्रूव इम्यूनिटी और द इम्यून सिस्टम. राइट. स्पेसिफिक वेज की बात करें अगर, तो आपको पता है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स चलते हैं. तो स्पेसिफिक वेज में है हमारे पास इम्यूनाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल वी नो फॉर स्मॉल पॉक्स, फॉर टेटनस, फॉर डिप्थीरिया, बहुत सारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स हमारे चलते हैं. दैट इज़ द स्पेसिफिक वे, यानी किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट जब हम अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इम्यूनाइजेशन. सो वी कैन से बाय डेवलपिंग a memory for a particular infection. This is what is immunity. Infection by putting something that mimics मतलब नकल करता है, जो mimics the microbe we want to vaccinate against. यानी कि कोई ऐसी चीज़ हम बॉडी में डालते हैं जो उस माइक्रोब जैसा लगता है, जिसके अगेंस्ट फिर बॉडी हमारी एंटीबॉडीज़ बनाती है, ठीक है, उसके अगेंस्ट फाइट करती है इनटू द बॉडी. दैट इज़ गोइंग टू डेवलप द इम्यूनिटी. जैसे मैंने आपको बोला स्मॉल पॉक्स, टेटनस, डिप्थीरिया, इसके अलावा और भी हैं लाइक पोलियो, MMR, मम्स, मीजल एंड रूबेला. व्हाट इज MMR? मम्स, measles, rubella, these are all the viral diseases. Then hepatitis A, B and C, इन सब के अगेंस्ट भी इंजेक्शंस लगते हैं हेपेटाइटिस के अगेंस्ट. even dogs are vaccinated for rabies. ये भी हमने सुना है. खाली रेबीज़ नहीं, और भी बहुत सारे डिजीजेज हैं डॉग्स को बचाने के लिए करते हैं. सो इट इज़ नॉट जस्ट फॉर द ह्यूमन बींग्स, इट इज़ फॉर ऑल द ऑर्गेनिजम्स दैट वी कैन प्लान. बच्चों एक छोटा सा चीज़ है कि इम्यूनाइजेशन के ऊपर स्मॉल नोट, एक छोटा शॉर्ट नोट आ सकता है एग्ज़ाम में. So let us just quickly take a look. Immunization is a process of administration of vaccine into a healthy person, यानी जो बीमार नहीं है, in order to develop immunity, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए हम कोई ना कोई वैक्सीन उसकी बॉडी में डाल देते हैं अगेंस्ट अ डिजीज़, अगेंस्ट किसी भी डिजीज़ के, लाइक पोलियो के अगेंस्ट हमने कोई ना कोई वैक्सीन डाल दिया. Immunity means ability of a body to recognize and destroy and eliminate external disease causing agent. माने it is just like हमारी ट्रेनिंग करा दी गई है कि भाई ऐसे ऐसे करके कोई चीज़ आएगी तो तुमने ये एक्शन करना है, ठीक है. फॉर एग्जांपल इंडियन आर्मी को ट्रेन किया गया कि अगर आपकी बाउंड्री के अंदर, बॉर्डर के ऊपर कोई भी इंट्रूडर्स होते हैं, आते हैं, या टेररिस्ट आते हैं, what should be the course of action. Similarly हमारी बॉडी के अंदर जब हमने वैक्सीन दी है, यानी कोई ऐसी मटेरियल दिया है, सब्सटेंस डाला है जो कि माइक्रोब को मिमिक करता है, उसके जैसा लगता है, तो बॉडी उसके अगेंस्ट अपने उसको पहचानती है, उसको मारती है और फिर अपनी एक एबिलिटी डेवलप कर लेती है ताकि उसको एलिमिनेट किया जा सके अगर कभी भी वो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट बॉडी में आया तो. This immunization through administration of vaccine is called as vaccination. Vaccine contains disease causing organisms, यानी वैक्सीन के अंदर हो सकता है कि वही ऑर्गेनिज्म हो इन डाइल्यूटेड और वीकेंड फॉर्म, यानी सुला के उसको ले आए
और बता दिया, डमी की फॉर्म में ले आए और उसको बोल दिया बॉडी को कि दिस इज़ द टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो बॉडी में आ सकता है। तो डाइल्यूटेड फॉर्म में या वीकेंड फॉर्म में उसको डालते हैं, और इन लिविंग और डेड फॉर्म, तो या तो वो लिविंग होगा या डेड होगा, हमें डमी देना है, किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। इट प्रिवेंट्स फर्दर इन्फेक्शन बाय माइक्रोब्स फ्रॉम कॉजिंग द डिजीज़, क्योंकि हमने उसके अगेंस्ट अपनी आर्मी तैयार कर ली। द डिजीजेस लाइक स्मॉल पॉक्स, रेबीज, डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स, पोलियो, hepatitis, these have been controlled by vaccination. Smallpox is eliminated from the world through a worldwide vaccination program. अब smallpox जो है वो एक ऐसी बीमारी नहीं है जो कि एग्जिस्ट करती है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने एक बहुत वाइड प्रोग्राम वैक्सीन का चलाया जिसके थ्रू smallpox को इरेडिकेट किया गया है. So with this we end this chapter. Why do we fall ill? You people enjoy studying this chapter and take care of yourself.